नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ एग्जामिनेशन के लिए पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं। आपका कैलेंडर भी अनाउंस हो गया है आयोग के द्वारा, आपकी वैकेंसी भी जल्दी अनाउंस कर दी जाएगी। तैयारी जारी रखें। हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो नीचे देखिए प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिए। और एडमिशन लेने के लिए भी कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आप इजीली उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, दो कथन हमारे पास हैं, सही को चुनना है। कृषि वानिकी एक ही भूमि पर पेड़ों और कृषि फसलों को उगाना है जिसमें अवशिष्ट पैच शामिल होते हैं। दूसरा है सामुदायिक वानिकी यानी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री की बात हो रही है। इसमें क्या होता है कि सार्वजनिक या सामुदायिक भूमि पर पेड़ लगाना शामिल होता है। ठीक है, तो जो पब्लिक प्लेस मान लीजिए या फिर जो कई लोगों के द्वारा ओन किया जा रहा है किसी लैंड को, वो उसकी डेफिनेशन होती है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। और एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो ऐसे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को उगाना है जो इसमें ये पेड़ हो और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स है ना, दोनों को एक साथ में उगाना हो, जहाँ पे कुछ वेस्ट पैचेस भी जो है ना ऐसे लैंड के शामिल होते हैं। तो ये डेफिनेशन है ऐसे ही दोनों की, बिल्कुल ठीक है। दोनों को चुनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। किन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और बीच में इक्वेटर, इसके ही बीच का जो एरिया है मुख्य रूप से यहाँ पे आपको मानसून वन मिलेंगे, जिसको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। इसमें 70 से 200 सेंटीमीटर के आसपास इसमें वर्षा जो है प्राप्त होती है। मुख्य रूप से पत्तियाँ इस जंगल के पौधों की है ना चौड़ी होती हैं और वर्ष में एक बार जरूर झड़ती हैं। ठीक है, नई पत्तियां आती हैं फिर। तो ये कुछ इसके फीचर्स हैं। और इंडिया में भी देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ रीजन है ना, यहाँ पे मेजर रूप से इसमें पाए जाने वाले पेड़ भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे संबंधित थी। डी विकल्प को चुनेंगे। अब यहाँ पे गलत कथन को चुनना है। गलत सही वाला प्लीज बहुत ध्यान से देखा करिए। दो स्टेटमेंट है। शोला वन पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, तो अभी जैसे हमने ऊपर भी देखा, तो ये जैसे ये इंडिया का आप मैप देखते हैं ना, तो इधर वेस्टर्न घाट के बारे में आप देखते हैं, तो इसके अलॉन्ग जो यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं इसको शोला फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा। दूसरा है कि शोला घास के मैदान जो है इसी एरिया से संबंधित, इसमें बौने पेड़ होते हैं या घास के मैदान है जो कि उनकी ऊंचाई कह लीजिए 25 से 30 फीट के बीच में होती है। तो ये भी इसका एक फीचर है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। डी विकल्प को हम चुनेंगे। अब देखिए, अभी आपको ऊपर ही बताया था कि मानसून वन की जो विशेषताएं हैं उसमें वर्षा कितनी होती है, तो 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, तो सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। देखिए, एक एक्वाटिक प्रजाति होती है जलीय मैंग्रोव जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो वेस्ट बंगाल के इधर जहाँ बे ऑफ बंगाल का एरिया स्टार्ट होता है आपका ये। ठीक है, तो सुंदरबन डेल्टा है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको मैंग्रोव वेजिटेशन इंडिया में मिलेगा। इसकी एक बहुत फेमस प्रजाति उसका नाम है सुंदरी, है ना, जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं। इसको एक बार सर्च करके भी देख लीजिएगा। बी विकल्प को चुनेंगे। बोरियल वन उत्तरी अमेरिका में इसमें से किस क्षेत्र का दूसरा नाम है। ठीक है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा टैगा के बारे में। ठीक है, टैगा बायोम जो है उसको बोरियल वन के रूप में करेक्ट मतलब संदर्भित किया जाता है एक प्रकार से। जिसमें आप देखेंगे इसको स्नो फॉरेस्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये जो है बर्फ से ढके हुए एक प्रकार के क्षेत्र होते हैं। इसमें कोनीफेरस फॉरेस्ट जो है वो मुख्य रूप से पाया जाएगा, जिसमें आपके ये पौधों की बात करें तो पाइन, स्प्रूस है ना, लार्च, ये सब जो प्रकार के पेड़ होते हैं ये इसमें पाए जाते हैं। थोड़ा इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो मिनिमम चीज़ें बताई जा सकती हैं ना। देखिए, वही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है, टैगा निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो शंकुधारी वन है, जो अभी हमने पेड़ों के बारे में बताया, कोनीफेरस फॉरेस्ट, उसी का रूप होता है ये। इसमें देखिए, घास स्थल के जो मैदान है तथा संबंधित क्षेत्र, उसके संबंध में गलत युग्म को चुनना है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का बहुत फेवरेट टॉपिक है, हर बार हर एग्जाम में पूछते हैं ये चीज़ें।
ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूरोप एवं उत्तरी एशिया के संबंध में हम पढ़ते हैं स्टेपी के बारे में, ठीक है। अगर डाउन्स की बात करें तो ये घास के मैदान संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। तो यहाँ पे ये गलत है, बाकी के 3 ठीक है। अब फिर से गलत कथन को चुनना है। तो देखिए, शीशम, नीम और शहतूत, ये 3 पेड़ ऐसे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो भी हमने ऊपर भी देखे थे, है ना, उनकी व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इनके जो पेड़ होते हैं, इनकी लकड़ियों को फर्नीचर वगैरह बनाने में या कॉमर्शियली बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किया जाता है। अगला है कि मैंग्रोव वनों में, अभी हमने इसको भी बताया था ऊपर आपको कि सुंदरी के पेड़, वही जो मैंग्रोव वेजिटेशन का भाग है, और ताड़ और नारियल, है ना, ये सब वेजिटेशन जो है आपके मैंग्रोव वनों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो कोस्टल एरिया जितने भी आप देखेंगे ना, इधर केरला हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये पाए जाते हैं ये मैंग्रोव वाले। तो इसमें दोनों ठीक हैं, गलत कुछ भी नहीं है। देखें कि किस प्रकार के वन मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला में पाए जाते हैं। तो आप जैसे नॉर्दर्न इंडिया में पूरा ये हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो तमाम मतलब मैक्सिमम हर टाइप के फॉरेस्ट के जो वेजिटेशंस हैं वो आपको मिलेंगे, ट्रॉपिकल से लेकर के टुंड्रा तक के, ठीक। तो जैसे फुट हिल्स में देखेंगे तो ये डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे आपको हिमालय में, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें 3 विकल्प दे रखे हैं, पर्णपाती वन, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार जो वन है, यानी कि जो ये ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, ये नहीं पाए जाते हिमालयन में, क्योंकि ये ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे एरिड यानी कि शुष्क टाइप की क्लाइमेट है, ठीक है, ऐसे एरियाज। तो ये एरिया आपको कहाँ मिलेंगे, मोस्टली राजस्थान में, इधर आपका साउथ वेस्टर्न पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का, इनमें ये मिलेंगे, यहाँ पे हिमालय में नहीं मिलते। तो पहला और तीसरा जो है ये सिर्फ करेक्ट हो जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, अब इसको नाम इसका बदल दिया गया है, जल शक्ति मंत्रालय हो गया है, ठीक है। लेकिन जब ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुई थी उसके संबंध में है, तो ये नाम भी ध्यान दीजिएगा। तो इसके द्वारा दिसंबर 2017 में, है ना, नई दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम जो शुरू किया गया था गंगा नदी के संबंध में, तो उसके अंतर्गत गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो गंगा नदी जिन राज्यों से होकर के जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, उससे जा रही है, तो जितने भी इसके कोस्टल एरियाज में विलेजेस हैं, है ना, स्पेशली गाँव, उनके वहाँ पे स्वच्छता जो है उसको सुनिश्चित करना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। तो सी विकल्प को चुनेंगे, वर्ष ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 वर्ष में शुरू की गई थी और इसे किस मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जा रहा है ये बताना है। तो इसको लॉन्च किया गया था जो है जनवरी 2016 में, इसको ध्यान रखिएगा। और किसान मंत्रालय जो है ना, ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसके अंतर्गत ये कार्य करती है। नेक्स्ट है समर्थ, है ना, ये एक योजना है। तो किसी मंत्रालय से संबंधित है, यहाँ पे सारे विकल्प भी देख लीजिए। इनकी कौशल विकास योजना, यानी कि एक स्किल प्रदान करने की योजना है। तो इसको लॉन्च किया था जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, है ना, कपड़ा मंत्रालय ने 2017 वर्ष में इसको भी लॉन्च किया गया था, जिसमें लगभग 10 लाख लोगों को स्किल प्रोवाइड करना था टेक्सटाइल के क्षेत्र में, ताकि वो और जो है आजीविका के बेहतर विकल्प प्राप्त कर सकें। इसमें किस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ के रूप में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पे इसको भी शुरू किया गया था वर्ष 2017 में ही, महिला और बाल विकास वाला जो मंत्रालय है उसके द्वारा। तो इसमें 3 किश्तों में 5,000 रुपये जो है मिलता है, 1,000, 2,000 और 2,000 करके, ठीक। तो ध्यान रखेंगे। इसमें अब वही है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। डॉक्टर्स डे, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको एक डे समर्पित किया गया है प्रतिवर्ष 1 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व शतरंज दिवस, है ना, चेस का जो गेम होता है उसके संबंध में पहला चेस डे मनाया गया वर्ष 2020 में, है ना। बी विकल्प को चुनेंगे। ये भी ध्यान रखिए डेट कौन सी है, तो ये 20 जुलाई को मनाते हैं, ठीक। द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये पुस्तक एक है, इसके लेखक कौन है ये बताना है। तो ये हैं जनरल जे सिंह, है ना, रिटायर हो चुके हैं। तो आपके ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रहे थे और सेना अध्यक्ष रहे थे इंडियन आर्मी में, उनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आपको ये बताना है कि मैकमोहन लाइन जो है भारत और किस देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। कमेंट के माध्यम से बताइए जरा। आगे देखें, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक, है ना,
तो ध्यान रखेंगे सिनेमा के संबंध में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड दिया गया द लॉन्गेस्ट किस पुस्तक को, है ना। ये किताब का नाम है, तो इसके लेखक का नाम बताना है। तो ये है केशवंत देसाई, सी विकल्प में जो है ना इन्होंने लिखा है। एक और डे है राष्ट्रीय मत्स्य दिवस, नेशनल मत्स्य किसान दिवस, हाँ नेशनल फिश फार्मर्स डे। तो जो भी लोग ऐसे मछलियों के उत्पादन से संबंधित कृषि में संलग्न है ना, तो उसके लिए एक डे मनाया जाता है। पहली बार ये मनाया गया था जो है, वैसे तो 10 जुलाई को मनाते हैं, पहली बार मनाया गया 2001 में, ठीक। तो ए विकल्प जो है इसको चुनेंगे। आगे देखें तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 है ना, तो इसका हमें थीम बताना है। तो पहले ये ध्यान दीजिएगा कि प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते कब है, तो ये होता है 28 जुलाई को। और कट डाउन ऑन प्लास्टिक, है ना, ये है बी विकल्प। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे आंकड़े कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 की जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश ही है, ठीक। एक बार बजट का उन्होंने पूरा एस्टिमेट का आंकड़ा ही पूछ लिया था। तो इस प्रकार के फैक्ट भी देखते रहा करिए। यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर का आंकड़ा कितना था, तो अभी आंकड़ा वही वाला पढ़ना है, 67.7%, ए विकल्प। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर जो है के हिसाब से कितने लोग रहते हैं, तो ये है 829। देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी यूनियन गवर्नमेंट की बात हो रही है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में जो लेकर के आए थे, तो उसको अप्रूवल जब दिया तो उसके अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक हमारा प्रोडक्ट है, उसके प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो व्यय की अपेक्षित राशि थी वो कितने प्रतिशत थी। तो मान लीजिए आपका जीडीपी का साइज 100 रुपए का है, तो 100 में से 2.5 रुपया जो है आपको स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करने थे, तो ये आंकड़ा था। तो 2.5% जो है इसको चुनेंगे। अब देखिए कृषि की दृष्टि से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे जैसे जो हर एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आया करता है, ठीक है, बजट के पहले, तो 2020 का जो आंकड़ा आया हमारे पास, उसके अनुसार देश की आबादी का कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र के जो है हमारा जो एज अ सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर है उससे रोजगार प्राप्त करता है। तो इसमें आंकड़ा दिया गया था कि लगभग 50% लोग जो है ना एग्रीकल्चरल और उससे अलाइड सेक्टर जो है उससे अपना जो है रोजगार प्राप्त करते हैं। और ऐसे 50% लोगों का कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे जीडीपी में, तो वो जो है लगभग 15% बताया गया था, ठीक। तो सी विकल्प करेक्ट होगा, इस आंकड़े को ध्यान रखेंगे। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ये जो है 1960 में, ए विकल्प हमारा करेक्ट होगा। इसमें गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी जो है ना, इसको स्टैब्लिश किया गया था पंतनगर में। जवाहरलाल नेहरू जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने इनॉग्रेट किया था। अगला देखिए कौन सा कथन इसमें सही है। 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट अलीगढ़ में नहीं, ये इसमें है प्रयागराज में, इलाहाबाद, ठीक। और भारत के परमाणु परीक्षणों का स्थल पोखरण जो है राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि पहला हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट किया है ना, स्माइलिंग बुद्धा, पोखरण में किया था, जो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। तो सिर्फ दूसरा सही है। अब इसमें देखिए गलत कथन को चुनना है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 के ब्रिटेन नहीं, ये ब्रेटन वुड्स है, ये थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ठीक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर की गई थी। और विश्व बैंक जो है इंग्लैंड में स्थित है, तो ये वाला गलत होगा क्योंकि वॉशिंगटन डीसी जो है यूएस में IMF और वर्ल्ड बैंक है ना, यहाँ पे हेडक्वार्टर्ड है। तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। अब है कि विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित है। तो देखिए विश्व बैंक जो है ये एक ग्रुप ऑफ 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक, जिसमें यहाँ पे 3 लिखे हुए हैं, है ना, तो तीनों ही हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, एक है अन्य, और कौन सा बच गया इसमें, एक ICSID है, निवेश विवादों के निपटान के संबंध में, है ना। तो कुल 5 ऐसे संस्थान हैं। इसकी लिस्ट एक बार आप सर्च करके भी पढ़िए, इसमें सभी को चुनेंगे हम। अगला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 9वीं सैन्य वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई। तो जुलाई 2022 में आपका ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये ऑर्गेनाइज हुआ था उत्तराखंड के देहरादून में।
ज्योग्राफी के संबंध में देखिए, कृषि जलवायु क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो भारत में कुल 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है ना माने जाते हैं। और दूसरा है वाणिज्यिक खेती जो है उसके संबंध में कि रोपड़ कृषि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। तो देखिए ये प्लांटेशन जो क्रॉप्स होती हैं, कह लीजिए एग्रीकल्चर कह लीजिए इसको, ये मतलब ऐसे समझें तो बहुत बहुत बड़े क्षेत्र में है ना, काफ़ी जो बड़े लैंड होल्डिंग्स होते हैं तो उसमें कॉमर्शियल पर्पस के उद्देश्य से की जाती है, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य देखें तो जितना भी इसका सारा प्रोडक्शन होगा वो आपका यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल है ना, ज़्यादातर देखेंगे। तो यहाँ पे दोनों विकल्प हमारे ठीक हैं। अगर हम ये रोपड़ कृषि के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इंडिया में ये चाय, कॉफ़ी, रबर है ना, गन्ना, ये सब जो है इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि या फिर जैसे रोपड़ कृषि हो गया, इसके अलावा ये निर्वाह कृषि होती है, फिर गहन जीविका कृषि, ये सब टाइप्स होते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसके बारे में पढ़ते रहें। यहाँ पे दोनों को चुनेंगे। देखिए दो कथन और हैं हमारे कृषि से संबंधित। भारतीय कृषि का इतिहास, ये एक पुस्तक है एग्रीकल्चर से संबंधित, भारत में लिखी गई, MS रंधावा इसके लेखक हैं। और दूसरा है कि खाद्य एवं कृषि संगठन है ना, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO, ये संगठन के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो ये जो है इन्होंने जो इंटरनेशनल लेवल पे मानक निर्धारित कर रखे हैं, उसके अनुसार जो भी खाद्यान्न है, मान लीजिए कमोडिटीज़ हैं, गेहूँ, चावल, ये सब जो भी फसल हो गई, मान लीजिए अगर इसको देखें आप, तो इनके सुरक्षित स्टोरेज के लिए, जैसे जो हम जैसे FCI के गोदाम आप देखते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये सब स्टोर किए जाते हैं। तो इनके सुरक्षित भंडारण के लिए इनका मानना है कि 24 नहीं 14% जो है सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी की बात हो रही है ना, इससे ज़्यादा होगा तो कमोडिटीज़ हमारी जो है वो ख़राब हो सकती हैं, सड़ सकती हैं, उसमें नमी ज़्यादा हो जाएगी तो वो सड़ने लगेगा है ना। तो सिर्फ पहला जो है वो सही है, बाकी 14% जो है ये ध्यान रखिएगा। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फार्मिंग होती है, आप देखते होंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार से बहुत भारी मात्रा में जो एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं वो पंजाब के, चूँकि वहाँ पे क्या है लैंड होल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी है, तो वहाँ पे इस प्रकार की ठेकेदारी कृषि जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में की जाती है, ठीक। तो ये पंजाब उसमें सबसे लीडर है। हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा लोबिया में पाई जाती है। तो ये आप देखते होंगे जो मानसून सीजन होता है उस दौरान ये सब्जी आती है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो है पाई जाती है। जो हरी खाद यानी कि ऑर्गेनिक जो खाद आप देते हैं ऐसी फसलों को, तो यहाँ पे गलत कुछ भी नहीं है, डी विकल्प को चुन लीजिए। दो कथन फिर से हमारे पास है, कौन सा सही है देख लेते हैं। कोई भी पदार्थ है, विद्युत धारा संचालित करने की अगर उसमें क्षमता है, मान लीजिए कोई भी लोहे का ऐसे टुकड़ा है, अब इसमें आप इलेक्ट्रिक सप्लाई कीजिए तो ये आगे ट्रांसफर कर सकता है बिल्कुल, है ना। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, है ना, उसकी जो विद्युत संचालित करने की क्षमता है उस माप को विद्युत चालकता कहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात हो रही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे देखें एग मार्क, है ना, एग मार्क, ठीक। तो यहाँ लिखा है राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है, तो यहीं से समझ जाना चाहिए कि कौन सी राज्य सरकार। ये गलत है क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक तरीके की स्कीम है जो कि 1937 का माफ़ कीजिएगा 1937 का एक एक्ट है, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट करके है, मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। तो उसके द्वारा ये ऐसे प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है ना, उनको जो एक निर्धारित मानक है उस पर अगर वो सही हैं तो उनको यहाँ पे सर्टिफिकेशन के रूप में एग मार्क जो है प्रदान किया जाता है, ठीक। सर्टिफिकेशन मार्क है कि, तो इसको ध्यान रखिएगा। 1937 का एक्ट है और 38 से लागू है ये अब तक। और पहला स्टेटमेंट ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र सरकार का है, इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट गलत था, तो सिर्फ पहला सही है। इसमें देखें हाइड्रोजन बम का जनक इसमें से किसे कहा जाता है, तो ये है एडवर्ड टेलर। इसमें देखें थोरियम का मुख्य स्रोत क्या है, इसमें से ये बताना है। तो थोरियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इंडिया में भी देखेंगे जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में थोरियम के डिपॉजिट्स मिलते हैं आपको। तो इसका सोर्स क्या है, ठीक है, तो ये है मोनोजाइट। अब आपको हमको ये बताना है कि मोनोजाइट क्या होता है, ये रॉक है, सैंड है, क्या है, क्या होता है, बताइए जरा।
आगे देखें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसकी गणना और प्रकाशन किस आधार पर किया जाता है। ठीक, तो देखेंगे इकोनॉमी में हमारे ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की क्या ग्रोथ रेट है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसको शो करने के लिए यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये पब्लिश किया जाता है आपके मंथली बेसिस पे। ठीक, तो आप ये बताएं कि इसमें कौन कौन से उद्योग शामिल हैं, इसको भी कमेंट करके बताइए। इसमें देखिए दो स्टेटमेंट फिर से है, कौन सा सही है या फिर है। तो दो प्रकार की इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जो होती है उसको आप ये डिटेल में पढ़िएगा, हेडलाइन और कोर। ठीक, तो ये हेडलाइन इन्फ्लेशन एक अर्थव्यवस्था के भीतर जो टोटल हमारी मुद्रास्फीति है ना, उसका माप होता है। और कोर इन्फ्लेशन जो है उसमें अत्यधिक अस्थिर खाद्य पदार्थ जो वोलेटाइल नेचर के हैं, ईंधन घटकों को शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसको डिटेल में पढ़िए थोड़ा आप लोग। अब इसमें देखिए कौन से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं उसके आवश्यक कार्य हैं। तो देखिए आप जैसे RBI के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं जो बड़े बैंक, उनके बारे में, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पढ़ते होंगे। उसी क्रम में NBFCs क्या होती हैं कि ये ऐसी कंपनियां हैं जो कंपनीज एक्ट 1956 जो था उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ठीक, अब इनके यहाँ पे क्या काम है, कुछ यहाँ पे फंक्शंस लिखे हैं। ठीक है, रिटेल फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और एसेट मैनेजमेंट, है ना, इस प्रकार के इनके कुछ फंक्शंस हैं। तो इसको डिटेल में भी पढ़िएगा। यहाँ पे खैर तीनों ठीक है, इसको चुनेंगे हम। अब गलत कथन को चुनना है, फिर से दो स्टेटमेंट है। तो रेडियोधर्मी पदार्थों से विकिरण जो होता है रेडिएशन, इसके स्वतः स्फूर्त उत्सर्जन की घटना को रेडियोधर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो देखिए अभी हमने ऊपर थोरियम के बारे में देखा था ना, तो क्या है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो ऐसे पदार्थ जो रेडिएशन अपने आप स्पॉन्टेनियस रूप से निकल रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं, इस मतलब इसकी क्रिया को, इस प्रॉपर्टी को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। स्टेटमेंट ये ठीक है। हेनरी बैकरेल ने 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, तो ये खोज भी ठीक है, तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है। सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, तो अब जैसे एनर्जी के रूप में आप पढ़ते हैं ना कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, ये सारे जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स के रूप में क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब इसी के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई में दो प्रकार की करंट के बारे में आप पढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो अब यहाँ पे वही है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट इज कॉल्ड व्हाट। तो ये आपका प्रोसेस होता है AC को DC में कन्वर्ट करने को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। एक डिवाइस आपका जो होता है रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से ये चीज़ कन्वर्ट की जाती है AC से DC में करंट को। तो ये भी पहले इसके रेक्टिफायर के बारे में पूछा गया आपसे एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस का नाम होता है। ठीक, A विकल्प। अब देखें विद्युत चालकता जो है इसको हम किस रूप में मापते हैं, इसको मेजर किया जाता है सीमेंस प्रति मीटर में, C विकल्प। अब है स्लैश एंड बर्न, है ना, कर्तन और दहन, इसको हिंदी में बोलते हैं, एक प्रकार की कृषि होती है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़िएगा। तो ये भारत देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, विश्व में भी जो है अलग नामों से जानी जाती है, अलग अलग स्थानों पे। इसकी लिस्ट पूरी जो है इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं चीज़ें। तो अब यहाँ पे भारत वाले में अगर हम देखें 4 पेयर दिया गया है, कहाँ पे क्या कहा जाता है। तो मुख्य रूप से जैसे ओवरऑल आप इसको देखेंगे ना, नॉर्थ ईस्ट मतलब जो ये उत्तर पूर्व के हमारे जितने भी राज्य हैं, है ना, 7-8 जो राज्य हैं कुल, इसमें इसको यहाँ पे मेन रूप में आप जानते हैं झूम कृषि के रूप में। ठीक, और अगर स्पेशली मणिपुर की बात करें तो इसमें पामलू कहते हैं, ये कुमारी कहा जाता है वेस्टर्न घाट के रीजन में, कुरुआ कहते हैं झारखंड में, अंडमान निकोबार समूह में दीपा कहा जाता है। तो सभी जो है ठीक है, D विकल्प को चुन लेंगे। अंतिम प्रश्न देखेंगे आज का कि सही कथन हमको चुनना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ये एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो है एक रिटायरमेंट के बाद की जो एक सेविंग्स स्कीम है। ठीक है, और इसका जो संचालन किया जाता है, रख रखाव और संचालन इस फंड का, EPFO एक संस्थान है, इसके एग्जाम्स वगैरह भी कंडक्ट होते हैं, आप जानते होंगे। ठीक, ये करता है। और EPFO जो है ये संस्थान, ठीक है, गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। ये गलत है। गलत क्यों है कि EPFO जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अंतर्गत है। तो सिर्फ पहला और दूसरा सही है। ठीक, तो आज हमने यहाँ तक देखा है, सारे जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसके संबंध में डिटेल में पढ़ते रहिए। हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे भी। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।